Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are going to start class 12th political science with book number 1 which is Politics in India since Independence. और ये पहला चैप्टर है जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बच्चों इसमें हम लोग नेशन जब आज़ाद हुआ उसके बाद से उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग इस बुक में पूरी पढ़ेंगे कि कैसे डेवलपमेंट्स होते आए इन द पॉलिटिकल एरिना, कैसे चेंजेस आए, उनको हम लोग एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को। एट मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। अंततः वो दिन इंडियंस के लिए आ गया था और वो दिन था 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, जब इंडिया को आज़ादी मिली। 200 साल के लंबी गुलामी के बाद एक नया सूर्य का उदय होने वाला था इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडिया के पूरे दौर में। कह सकते हैं हम लोग कि ये एक नए सूर्य का उदय था जो 2 साल के गुलामी के बाद एक नई आज़ादी की सुबह हम लोग 15 ऑफ अगस्त को देखने वाले थे। तो जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने मध्य रात्रि में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संबोधित किया। जवाहरलाल नेहरू जो कि आज़ादी के बाद पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया। हिज स्पीच वॉज फेमस एज ट्राइसेट विथ डेस्टिनी। इस स्पीच को हम लोग ट्राइसेट विथ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं और ये काफ़ी जवाहरलाल नेहरू जी की फेमस स्पीच मानी जाती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपुल एक्सपेक्ट 2 मेन गोल्स। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे इंडियंस के कि आज़ादी जब मिलेगी हम लोगों को तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये गोल्स अचीव किए जाएंगे, वो ऐसे किया जाएगा। मतलब तमाम तरह के एक्सपेक्टेशंस इंडियंस के थे और एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशंस इंडियंस के रहे उस समय। आफ्टर द इंडिपेंडेंस पीपुल एक्सपेक्ट 2 मेन गोल्स। लेकिन अंततः 2 ऐसे गोल्स थे जिन पर सब भारतीय उसको एज ए गोल मानते थे कि हाँ ये चीज़ें अचीव होनी ज़रूरी है। जब आज़ादी मिलेगी तो इन बातों पर सब मिले हुए थे, सबका नज़रिया एक था कि इन चीज़ों को तो ज़रूर अचीव करना चाहिए। उसमें से पहला था वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडियंस ऐसा इंडिपेंडेंस के पहले से ही मानने लगे थे कि जब हम लोगों को आज़ादी मिलेगी तो आज़ादी के बाद एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। और दूसरी बात जो थी कि गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड फॉर ऑल, और ये जो गवर्नमेंट होगी ये सबके लिए काम करेगी, गुड फॉर ऑल यानी सबके लिए ये वर्क करेगी। पार्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप, और जो पुअर और डिसएडवांटेज ग्रुप जो पिछड़े हैं, जो मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए हैं जो लोग, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करेगी और पुअर्स पे ध्यान देगी। ये 2 मुख्य जो गोल थे वो इंडियंस चाहते थे कि अचीव हो आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस उनकी थी। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। हालात ऐसे हो गए इंडिपेंडेंस के समय। इंडिपेंडेंस तो जरूर मिला लेकिन ऐसे हालातों में मिला कि इन गोल्स की बात या इन गोल्स को अचीव करना बहुत इजी नहीं था। उस समय के अनुसार ये चीज़ें अचीव कर लेना बहुत आसान बात नहीं थी, क्योंकि एक तरफ जो था फ्रीडम कम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो फ्रीडम मिला था वो पार्टीशन के बेस पे मिला था, यानी कि सिर्फ इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया के 2 टुकड़े हो गए थे, 2 कंट्री फॉर्म हो गई थी, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। तो ये एक अच्छी बात नहीं थी कि
इंडिपेंडेंस तो मिला, लेकिन एक दर्द के साथ इंडियंस को इंडिपेंडेंस मिला, और वो था विभाजन का दर्द। तो इंडिया वॉज गोइंग थ्रू रिलीजियस वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो ये विभाजन हुआ था, ये मुख्य तौर पर रिलीजियस बेस पे हुआ था, यानी कि इसका आधार जो था वो रिलीजियस था, यानी धर्म को आधार मान करके इंडिया के दो टुकड़ों में इंडिया को विभाजित किया गया था। और जो लोग विभाजन में सक्रिय रूप से शामिल थे, उनका ये मानना था कि इंडिया में दो मुख्य रिलीजन है, हिंदू और मुस्लिम, इसलिए हिंदू और मुस्लिमों को अलग रहना चाहिए और मुस्लिमों के लिए एक अदर कंट्री फॉर्म होनी चाहिए। ये उस समय के लोगों का विचार रहा था। तो इस विचार ने ही टू नेशन थ्योरी इसको कहते हैं, और इस विचारधारा ने ही दो नेशन बना दिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये दर्द बिल्कुल नया था, और उसमें किसी गोल्स को अचीव करना बहुत कठिन था इंडिया को, क्योंकि चारों तरफ वायलेंस फैले हुए थे, रिलीजियस वायलेंस हो रहा था। इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ये रिलीजियस वायलेंस क्यों हो रहे थे। इनको हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे कि ये रिलीजियस वायलेंस का बेस क्या था, क्यों हो रहे थे ये रिलीजियस वायलेंस, और इनको कैसे रोका गया, इसमें कैसे कौन कौन से चैलेंजेस आए आगे चल के, उन सारे चैलेंजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। मुख्य तौर पर ये जो वीडियो है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि फर्स्ट लेसन में हम लोगों को क्या पढ़ना है। इसको जान लेना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, बहुत सारे चैलेंजेस थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत सारे चैलेंजेस थे इंडिया के सामने, और उनको सॉल्व करना था, इंडियन पॉलिटिक्स के थ्रू उनको सॉल्व करना था। तो ये मल्टीपल ऑफ चैलेंजेस थे, लेकिन उनमें से 3 सबसे बड़े चैलेंजेस थे जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। वी हैव टू रीड इन दिस बुक। देयर वर 3 मेन चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद 3 मुख्य रूप से चैलेंजेस हमारे सामने थी। अब उन चैलेंजेस को हम लोग समझते हैं कि क्या वो चैलेंजेस थे। तो पहला चैलेंज था शेपिंग इंडिया विथ ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री थी, आज भी है इंडिया एक डाइवर्स कंट्री। इसमें बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती है, लिंग्विस्टिक बेस पे भी हम लोग डाइवर्ट है, और सारी चीज, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम लोगों में डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ देश को यूनाइट करना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय के पॉलिटिशियंस के सामने, कि इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, लेकिन अब जो है इंडिया को इंटीग्रेट करना था, उनको जोड़ना था। इतनी सारी डाइवर्सिटी, इससे पहले इंडिया कभी डेमोक्रेसी फेस नहीं किया था। इससे पहले मोनार्ची थी और ब्रिटिश इंडिया यहाँ रूल की, लेकिन इंडिया ने कभी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया था, और पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने वाले थे। तो सबसे बड़ी चैलेंज जो उस समय के पॉलिटिशियंस के सामने थी, वो ये थी कि किस तरह से इस डाइवर्सिटी को यूनाइट किया जाएगा। शेपिंग इंडिया विद ग्रेट डाइवर्सिटी, कि कैसे इस डाइवर्सिटी को एकत्र किया जाएगा। एक तरफ आज़ादी मिली, वो भी इस दर्द के साथ मिली कि पार्टीशन हो गया, रिलीजियस बेस पे 2 टुकड़े हो गए इंडिया के, एक पाकिस्तान फॉर्म हो गया और एक इंडिया। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, लगभग 526 प्रिंसली स्टेट उस समय एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। तो जो पार्टीशन का 2 नेशन थ्योरी जो आई, उसमें एक बात ये भी था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहे तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, या फिर वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये 3 ऑप्शन छोड़ के ब्रिटिश यहाँ से चले गए थे। अब सवाल ये था कि उनको इंटीग्रेट भी करना था, कि किस तरह उनको इंडियन यूनियन में शामिल किया जाए। ये एक जटिल प्रश्न उस समय के पॉलिटिशियंस के सामने उभर के आई थी, क्योंकि हर जो राजा था प्रिंसली स्टेट का, वो अपने स्वार्थ में लिप्त था, उसको अपना वो निजी संपत्ति समझता था। तो अब उसको एक नेशन का रूप देना, ये एक कठिन समस्या थी। और स्टेट्स
में डिवाइड करना कंट्री को, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे स्टेट्स की बाउंड्री को आइडेंटिफाई किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो बहुत सारी समस्याएं थी। शेपिंग इंडिया विद ग्रेट डाइवर्सिटी, इसमें हम लोग मुख्य 3 चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहली चीज़ है कि पार्टीशन कैसे हुआ, और डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्यों हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। और जब लोग रिफ्यूजी के तौर पे इंडिया में आए तो उनको कैसे रिहैबिलिटेशन किया गया, उनको रहने के रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए, उनमें रहने की व्यवस्था की गई, उनके खाने पीने सब व्यवस्था इंडियन गवर्नमेंट को करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और फिर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट्स में इंडिया को बांटना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन पॉलिटिक्स में उस समय, और पॉलिटिकल जो लोग थे उनके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि इंडिया को स्टेट्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो 3 इसमें मेन चीज़ें हैं कि डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन जो हुआ लोगों का वो कैसे हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट कैसे किया गया, और तीसरी बात हम लोग देखेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट में कैसे इंडिया को डिवाइड किया गया। और ये पूरा ये जो फर्स्ट है चैलेंज, इसको हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे। सेकेंड चैप्टर जो हमारा इस बुक का है उसमें हम लोग देखेंगे टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, कि अब देश आज़ाद हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था वो भी शांत हो गया, रिहैबिलिटेट कर दिया गया उनको, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी हो गया, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी हो गया। ये सारी चीज़ें जब हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया, उसके बाद प्रश्न ये आया कि टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अभी तक इंडियंस को डेमोक्रेसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और पहली बार वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने वाले थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर तैयार हो गया था, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ये, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड का। तो वी मेक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विथ मेनी गुड फीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स उसमें डाले गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आज भी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो उसका फ्रेमवर्क था, वो बेहतरीन माना जाता है वर्ल्ड में। उससे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन शायद कोई देश के पास हो। तो वी मेक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विथ मेनी गुड फीचर्स लाइक फंडामेंटल राइट, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट किया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम लोगों ने चुना कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। वोटिंग राइट्स टू एवरी सिटीजन, हम लोगों ने वोटिंग राइट्स सारे सिटीजन्स के लिए उसको कर दिया कि सारे सिटीजन्स जो है एवव 18 ईयर्स वो दे सकते हैं। तो उस समय 21 था, लेकिन अब 18 हो गया है। तो वोटिंग राइट्स हम लोगों ने दिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोग प्रेसिडेंटल फॉर्म को नहीं चुनेंगे, हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को चुनेंगे। तो एक बेहतरीन फ्रेमवर्क के साथ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा तैयार हो गया था। लेकिन क्या प्रॉब्लम थी? बट द चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या था चैलेंज? क्या था? डेवलप करना डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को। अभी तक प्रैक्टिस में लोग नहीं थे कि डेमोक्रेसी को कैसे फॉलो करना है, ये लोग नहीं जानते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि डेमोक्रेसी के बारे में उनको बताया जाए, उनको सिखाया जाए कैसे ये आगे बढ़ेगा, इसको इंश्योर करना बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से हम लोग चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 2 में इस बुक के हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, कि जो गवर्नमेंट थी, और जैसे कि हम लोगों ने गोल के बारे में पढ़ा था कि ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए काम करे, और ख़ास करके पुअर्स के लिए और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसके लिए डेमोक्रेसी को काम करना पड़ेगा कंट्री में। ये लोगों का एक्सपेक्टेशंस था आफ्टर इंडिपेंडेंस।
तो अब उसको फुलफिल करने का समय आ चुका था। टू इंश्योर इट वी एडेड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसके लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटी। रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटी और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए हम लोग ने स्पेशल प्रोटेक्शन का प्रावधान किया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेकर के आए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो इतनी बेहतरीन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी थी, लेकिन इसमें चैलेंज क्या था? इसमें चैलेंज यह था, बट द रियल चैलेंज वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छी पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अब जरूरी थी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि सब सेटल डाउन होते जा रहा है एक के बाद एक। इंडिया धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ रन करना अब शुरू कर चुका है। पार्टीशन के प्रॉब्लम से हम लोग निकल चुके थे, प्रिंसली स्टेट्स का जो प्रॉब्लम था उससे हम लोग निकल चुके थे। हम लोगों ने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया था, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था स्टेट्स को। उस प्रॉब्लम को भी पॉलिटिकली उसको हल किया गया, सॉल्व किया गया उन प्रॉब्लम्स को। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे अब स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोग डेमोक्रेसी से परिचित होने लगे थे। धीरे धीरे जब कोशिशें हुई तो लोग धीरे धीरे समझने लगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, क्या इसके रूल रेगुलेशंस हैं, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसको इंटरप्रेट करना, सारी चीज़ें धीरे धीरे लोग जानने लगे, समझने लगे इसको। अब बात ये था कि अब गति लानी थी डेवलपमेंट में। जो एक एस्पिरेशंस थी इंडियंस की कि हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म को अडॉप्ट करेंगे, उसमें से हम लोगों ने पहला जो गोल था उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया। लेकिन अभी दूसरा गोल बाकी था कि पुअर्स के लिए काम हो और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है वो आगे बढ़े, सोसाइटी में ऊपर उठे। तो इसके लिए ज़रूरत थी कि एक अच्छी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बने देश में, एंड एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। अभी तक ख़त्म नहीं हुई है पॉवर्टी, लेकिन कोशिशें जारी हो गई उसी समय से। तो बच्चों, ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हम लोगों को रीड करने हैं और इसको हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो एक एक करके जो पहले 3 चैप्टर्स हैं उनमें इन 3 प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकली इन चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। इन चैलेंजेस को कैसे एक के बाद एक सॉल्व करते जाते हैं और एक सही ट्रैक पर डेमोक्रेसी के हमारा कंट्री रन करना शुरू कर देता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि 3 बड़े मेजर चैलेंजेस थे उस समय के पॉलिटिशियंस के सामने, और उनको हम लोग एक फर्स्ट चैलेंज को फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैलेंज को सेकंड चैप्टर में, और थर्ड चैलेंज को थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से पढ़ेंगे। देयर वर 3 चैलेंजेस। इसमें भी हम लोग 3 चैलेंजेस में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसको कैसे रिहैबिलिटेट किया गया, ये दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, कैसे क्या प्रोसेस था पार्टीशन का उसको, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, और पार्टीशन के परिणाम क्या है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन, उसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर ये देखेंगे कि किस तरह से ये जो पार्टीशन का प्रॉब्लम था वो अंत में जाके गांधी जी के सेक्रीफाइस के साथ, उनके डेथ के साथ जाकर के ये बंद हुआ। सारा कुछ हंगामा जो हो रहा था वो जाकर के महात्मा गांधी के डेथ के साथ ये सारी चीज़ें किस तरह से शांत हो गई। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे कि पार्टीशन का जो प्रॉब्लम था, वो जो शोर शराबा था, वायलेंस था, जो हिंसा चारों ओर चल रही थी, वो किस तरह से जाकर के गांधी जी के डेथ के बाद बिल्कुल शांत हो गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको कैसे यूनाइट किया गया
और इंडियन यूनियन के अंदर लेकर के आया गया, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट के अप्रोच क्या थे, गवर्नमेंट क्या चाहती थी, उसको हम लोग देखेंगे। और हम लोग दो जगहों के केस स्टडी को भी, दो प्रिंसली स्टेट्स के केस स्टडी को भी देखेंगे। उनमें से एक हैदराबाद है और दूसरा मणिपुर। ये दो केस स्टडीज़ हम लोगों के बुक में दिया गया है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम जो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स को अब स्टेट्स में डिवाइड करना था, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया इंडियन पॉलिटिशियंस के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे। और उसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे क्रिएट किए गए नए स्टेट्स, और टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट, और इंडियन स्टेट्स के इंटरनल बाउंड्रीज को किस तरह से शेप दिया गया, इसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और हर पॉइंट पे एक वीडियो आपके पास आएगी और उसमें डिटेल में उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग को हर चीज़ समझाई जाएगी अच्छे तरह से। तो उम्मीद है कि आप लोग इस जर्नी में बने रहेंगे साथ में। तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।